हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये रिवीजन वीडियो डाला है जो कि क्लास 10th का जो सभी मैथ का फार्मूला है इसमें इस बुक में इस वीडियो में रिवीजन हुआ है। जो सभी फार्मूले हैं क्या हुए इसमें रिवीजन किए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले अध्याय शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएँ से। ठीक है, वास्तविक संख्याएँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि इस बार आप लोगों के सिलेबस में से कट चुका था। फिलहाल हो सकता है कि बहुविकल्पी के रूप में दे दे, तो थोड़ा जानकारी इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं क्यू आर विद्यमान है। कह रहा है दो संख्याएं a और b दिया हो तो ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं क्यू और r विद्यमान है। मतलब a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, एक जो अपना q है और r इस तरीके से आ जाएगा, या कह सकते हो q r ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी पूर्ण संख्याएं q r विद्यमान है, मतलब q और r हम ज्ञात कर सकते। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब हमें a और b दिया रहेगा, तो a और b दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे, q और r ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने का तरीका आप लोगों ने जाना होगा कि जो आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये वाला सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, a और b दिया रहेगा, मतलब एक भाजक दिया रहेगा, एक भाज्य दिया रहेगा जिसमें हम भाग देते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें दी रही हैं तो आप q और r ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोसेंट और रिमाइंडर, मतलब शेषफल और भागफल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो शेषफल भागफल ज्ञात कर सकते हैं जब a और b दिया रहेगा। तो इसमें दिया है क्या, ये पॉइंट कि जो जीरो है वो छोटा रहेगा शेषफल से या बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारा शेषफल होगा वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, हम किसी संख्या से भाग देंगे या तो कट के शेषफल शून्य हो जाएगा, या जिससे भागते हैं उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो जो शेषफल अपना आएगा वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। फिर बोला है जो अपना भागफल होता है, भागफल बोला हूँ, जिससे हम भाग देते हैं, भाग वो क्या होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहेगा, है ना। तो जिसे हम भाग देते हैं, भाजक हमारा, वो क्या होगा, हमेशा इस शेषफल से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा नहीं होगा, अगर शेषफल बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा हम इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, इसीलिए जो हमारा शेषफल होगा r, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, भाग देने वाले से, मतलब भाजक से। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट कवर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, यदि आपके पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनका दोनों का HCF, उन दोनों पूर्णांकों का HCF गुणे दोनों पूर्णांकों का LCM बराबर होता है दोनों पूर्णांकों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो होता है मस और लस का गुणनफल हमेशा दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अपना तीसरा पॉइंट है, कह रहा है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, हाँ, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो मतलब जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा, जहाँ p व q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब ये है कि जिनका HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मस, वो हमेशा एक आए। ठीक है, तो एक के बराबर हो, वो क्या होता है, हमारा सहभाज्य संख्या। तो p/q के रूप में लिख सके, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये रहा परिमेय संख्या के बारे में। चौथा पॉइंट है, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, कोई भी दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। जैसे शांत में क्या हो जाएंगे, 5.35, 2.5, 5.2, ये सब परिमेय में ही, अच्छा ये परिमेय भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, शांत है। शांत तो मतलब ये होता है कि किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, है ना, अगर वह कट जाता है, ठीक है, अगर वह कट जाता है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या पॉइंट के बाद जाके ये कट गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, शांत दशमलव संख्या, और ये जो कट जाते हैं परिमेय संख्या के रूप में माने जाते हैं। अगला पॉइंट ये है अशांत, अशांत आवर्ती है। देखिए अशांत में क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। ठीक है, जो आवर्ती होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो अनावर्ती होता है, अनावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट नहीं होता, बढ़ता ही जाता रहता है। ठीक है, वो होता है अनावर्ती, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
देखिए आवर्ती मतलब जैसे 3.33 हो रहा है तो इसको हम क्या लगा सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, 3.3 बार लगा देंगे ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये परिमेय संख्या में आ जाएंगे। और अपरिमेय मतलब कि देखिए 9 के बाद क्या हुआ, पॉइंट लगा, इसके बाद वो संख्या क्या हुई, बढ़ती चली जा रही है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अशांत संख्या, अशांत, आवर्ती दशमलव हमने पढ़ा, आवर्ती, अनावर्ती जो आप लोगों ने जाना है, इसके पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आवर्ती अनावर्ती में ये होता है। तो आवर्ती मतलब जो रिपीट करे, रिकरिंग करे, रिपीट करता है, उसे हम बार लगा के रोक सकते हैं ऊपर, ठीक है, ये परिमेय संख्या में आता है। और जिसे हम रोक भी नहीं सके, इसे बढ़ता ही रहे, वो होता है अनावर्ती अर्थात अपरिमेय संख्या। 5वां पॉइंट है परिमेय संख्या p/q का शांत दशमलव प्रसार तब होता है जब q का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और इंटू 5 के रूप का हो। अच्छा, इसमें बात ये बोला गया जो अपना p/q का रूप का, जो p/q के रूप में अगर कोई परिमेय संख्या है वह शांत दशमलव प्रसार तब होगा जब उसका जो हर होगा, जो हर होगा वो हर क्या हो, इनके रूप का हो, 2 पावर n इंटू 5 के रूप का होगा, तो क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव, मतलब इस टाइप का हो जाएगा तो वो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे इस तरीके से, जैसे हमने मान लिया यह 19/2 इंटू 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों का गुणा 2 पंचे 10 ही होता है, 10 से किसी भी संख्या से भाग दोगे वो कट जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट है अपना परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत और दशमलव प्रसार तब होता है जब q अभाज्य गुणन 2 पावर n इंटू 5 के रूप का ना हो। अच्छा, उसमें क्या था, जब इस ग्रुप का होता है हर अर्थात q तो परिमेय संख्या मतलब शांत संख्या हो जाती है, और जब इस रूप का ना नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, एक बात है और, मान लीजिए अगर हर में 2 ही है तो भी वो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। अगर हर में 5 ही है तो भी वो शांत हो जाएगा, क्योंकि कट जाते हैं भाग देने पे, ठीक। 7वां पॉइंट ये है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। ये आप लोगों ने जाना है, परिमेय 1.3 था, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कहने का मतलब है जो p है कोई अभाज्य संख्या है ना, और वो p क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसे, ये है 49 है ना, अब नीचे हर में है 7, ये काट दे रहा है, अर्थात ये 7 का वर्ग को क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है, तो वर्ग हटाने पर भी ये 7 इसको काटेगा, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। यह है 7वां पॉइंट। अब आते हैं बहुपद में, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। देखिए ये px है, इस px को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगर px लिखा है कहीं पे, इसका मतलब ये है बहुपद है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखे हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, px मतलब बहुपद। अच्छा, ध्यान दीजिए, p मतलब होता है पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद ही होता है, और x मतलब होता है वेरिएबल, x क्या अपना वेरिएबल मतलब चर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x चर वाला बहुपद, जब इस रूप का लिखा हो तो हमारा हो जाता है क्या, x चर वाला बहुपद। अगर यहाँ y लिखा हो तो y चर वाला बहुपद, ये हो गया px का रूप। दूसरा पॉइंट है, बहुपद px में x की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो कोई भी बहुपद लिखा रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वो क्या होती है, बहुपद की घात होती है। मतलब यहाँ 3 लिखा है, ये सबसे बड़ी घात हो जाएगी, यही बहुपद की घात होती है, ठीक। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है अपना, तीसरा पॉइंट ये है रैखिक px मतलब रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद मतलब होता है x की उच्चतम घात अगर 1 है तो वो क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद। अगर x की घात 2 है तो होता है द्विघात बहुपद। अगर x की सबसे बड़ी घात 3 है तो होती है त्रिघात बहुपद। ये चीज़ें हैं बहुपद के बारे में। और फिर इसके बाद दिया है 6 नंबर, किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। अच्छा, बहुपद के शून्यांकों में गुणांकों में क्या संबंध होता है उसको जानते हैं। माना px, माना बहुपद ax² + bx + c है। अच्छा, ये हमारा द्विघात बहुपद है ना, ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। और इसके शून्यांक मान लेते हैं हम अल्फ़ा है और बीटा है। तो क्या होता है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा + बीटा, जो हमने माना है 2 शून्यांक हैं, 2 शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो आप लोगों ने जाना है। जो हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, तो एक्स का गुणांक क्या है, बी है, ये भी यहाँ लिखा जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए यहाँ लिखा जाएगा। तो ये माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है क्या, शून्यांकों का योगफल, और जो अपना सूत्र है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए, ये आप कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अचर पद जो अपना सी है और ए का गुणांक जो है एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो सी बाई ए, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर सी बाई ए, ये चीज़ें। अब 7वां नंबर का रहा है, यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दिए हो तो अनेक बहुपद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या दिया हो, शून्यांकों का योगफल, जैसे यहाँ पे शून्यांकों का योगफल मान लीजिए ये दिया है, और गुणनफल मान लीजिए ये दिया है। ठीक है, इस रूप में दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बहुपद बना सकते हैं। उसके लिए सूत्र है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा बोला, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम शून्यांकों का जो योगफल है यहाँ लिख देंगे और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, बहुत सारे बहुपद तैयार हो जाएंगे। और जो हमारा ये के है, के क्या है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, के बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। इससे आप क्या होंगे, कई हजारों अनेक क्या कर सकते हैं, आप बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आ गया है, तो चलिए जानते हैं। देखिए रैखिक मैंने बताया, जिसकी एक घात हो वो क्या होता है, रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 हो। ठीक है, इसमें लिख भी दिया गया है। तो रैखिक मतलब होता है जिसका घात 1 हो, वो होता है रैखिक, है ना। अच्छा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, बहुपद सॉरी समीकरण का मतलब क्या होता है, जब रैखिक बहुपद के इक्वल में शून्य लिख दिया जाए या बराबर कर दिया जाए, बराबर का साइन लग जाए और बराबर में कुछ लिखा हो, कोई अंक, है ना, या कुछ भी लिखा हो, तो क्या हो जाता है, बहुपद का रूप धारण, सॉरी समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये रैखिक है, जिसकी घात क्या है, 1 है ना, तो बराबर में क्या है, 0 है, ये रैखिक समीकरण हो गया, है ना। और युग्म मतलब होता है जोड़ा। अगर इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दो समीकरण और हो जाएं, तो इस प्रकार दो समीकरण और हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो युग्म हो जाएगा, वो रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। अब बात आई थी इसमें दो चर वाले, दो चर मतलब यहाँ पे देखिए एक एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है, तो इसमें दो चर भी शामिल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया, तो इक्वल का साइन लगा रहेगा तो समीकरण होता है, और ये जो है रैखिक समीकरण, रैखिक है ये है, और बराबर में साइन 0 इक्वल का है, इसलिए रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें लिखा है पहला पॉइंट, वह समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। मतलब इस रूप में अगर हम किसी चर को, मतलब किसी भी समीकरण को हम व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि है, पहला ग्राफी विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि, जो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ग्राफी विधि वह है जिसमें क्या होता है, एक्स और वाई के क्या होते हैं, मान अपने इच्छा अनुसार रखा जाता है, और इस प्रकार 2 बार एक्स का मान रखते हैं और 2 बार वाई का मान रखते हैं, तो क्या होता है, दो मान प्राप्त हो जाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो होता है ग्राफी विधि। और इसके बाद बीजगणितीय विधि में दो विधि हम लोगों ने पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि यह है कि इसमें एक्स या वाई के किसी एक मान को समीकरण में रखना होता है। मतलब एक्स का मान वाई वाले समीकरण में रख दो, फिर या वाई वाले मान को एक्स समीकरण में रख दोगे तो एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन मतलब ही होता है विलुप्त करना, अर्थात गायब करना। तो जिसमें क्या करना होता है, एक एक्स या वाई की किसी एक चर की राशि के मान को गायब करना होता है, या किसी एक चर राशि को गायब करना होता है। गायब करने से क्या होगा, अगर एक्स को गायब करते तो वाई का मान निकल आता है, अगर हम वाई को गायब करेंगे तो एक्स का मान निकल आता है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करता है।
मतलब अगर दो क्या है, दो रैखिक समीकरण हैं तो क्या होगा, वो ग्राफ पे एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। ये चीज़ अपने इस चीज़ में दूसरा पॉइंट में कहा गया है। ये अक्सर बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ पे किस प्रकार का रेखा का निरूपित करते हैं, तो सरल रेखा का। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है, यदि दो रेखाओं के समीकरण मतलब a1x + b1y + c1 = 0 हो तथा a2 b2 c2 ये इक्वल टू 0 हो, तो अगर इस टाइप के दो समीकरण देता है तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, a1 और a2 फिर b1 b2 का हम क्या करेंगे और c1 c2 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगत युग्म अद्वितीय हल मतलब एक हल होने की शर्त, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा कब बनेगी ग्राफ पर और संगत युग्म कब होगा और एक हल आएगा तो उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। ये होने की शर्त ये है कि जो हमारा दो समीकरण ये दिए रहेंगे तो a1 और a2 का अनुपात यहाँ लिखा है ना, a1/a2 का अनुपात, इसके बाद b1/b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी कहाँ, ग्राफ पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, मतलब जरूर कट करेगा। ठीक है, तो कट करेगा, जहाँ इसे कट करेंगे तो ये जो जहाँ कट करेंगे एक ही जगह कट कर रहे हैं, इसीलिए इसका एक हल आएगा, इसे ही बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, और इसका जब हल आता है तो ये होता है संगत युग्म। ठीक है, ये होता है शर्त प्रतिच्छेदी रेखा का। चलिए अगला देखते हैं, बी पॉइंट है, संपाती रेखा संगत युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। अच्छा, संपाती रेखा कब बनेगी ग्राफ पर, जब a1/a2 का अनुपात बराबर होगा b1/b2 और c1/c2, मतलब तीनों अनुपात क्या होंगे, यदि बराबर होते हैं तो क्या होगा, संपाती रेखा कहाँ बनेगी, ग्राफ पर बनेगी। संपाती रेखा मतलब जैसे एक रेखा इस तरीके से गई है फिर इसी के ऊपर एक रेखा और चली जाएगी तो क्या होगा, अनेक बिंदु टच करेगा, तो अनेक बिंदु टच करने पर तो अनेक हल आएंगे, तो हल आते हैं तो क्या होता है, वो संगत युग्म होता है। ठीक है, संपाती रेखा मतलब इस तरीके से कोई रेखा है और इसी रेखा दूसरी लाइन चली जाती है तो जिस बिंदु पर टच करेगी ये वो क्या हो जाएगा, वो अनेक हल, वो हल मिलेंगे हमें। तो इस प्रकार से अनेक बिंदु पर हल का प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, कब होगा, जब इन सभी का अनुपात बराबर होगा। इसके बाद सी पॉइंट है, समांतर रेखा और असंगत युग्म कोई भी हल नहीं होगा। होने की शर्त यह है कि जो अपना a1/a2 का अनुपात है वो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला जो अचर पद है c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा स्थिति है तो इस स्थिति में ग्राफ पर जो हमारे रेखा बनेगी वो समांतर रेखा बनेगी, और जब समांतर रेखा बनेगी दूसरे कभी टच नहीं करेंगे, जब टच नहीं करेंगे तो कोई हल ही नहीं आएगा, जब कोई हल नहीं होगा तो संगत युग्म नहीं रहेगा, मतलब असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 4 जो है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब होता है जिसकी घात अधिकतम 2 हो, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, और समीकरण मतलब जहाँ पे इक्वल का साइन लगा हो उसके इक्वल में कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ 0 लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से है द्विघात, ये है और इक्वल का साइन लग गया तो हो गया द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं यदि x² का गुणांक शून्य ना हो, मतलब a डज नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब अगर एक ही जगह अगर शून्य हो जाएगा तो x² का जो गुणांक है शून्य हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा इस प्रकार जो ये रेखा बनेगी वो रैखिक हो जाएगी। ठीक, तो मतलब x² के साथ जो भी अंक रहेगा अचर पद वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a = 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, द्विघात बहुपद के शून्यंक और द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब लोग को पता ही है, शून्यंक मतलब जो अल्फा बीटा हम लोग मानते हैं वो चीज़ें, और द्विघात समीकरण में जो हल निकलता है उसका भी 2.2 मूल आते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, द्विघात बहुपद हम शून्य उसे शून्यंक कहते हैं और द्विघात समीकरण हम उसे मूल कहते हैं, बस यही फ़र्क है। द्विघात बहुपद में हम शून्यंक कहते हैं और द्विघात समीकरण में मूल कहते हैं, यही है, लेकिन दोनों क्या हैं, एक ही हैं। तो तीसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कितनी है। तो हल करने की विधि पहला है ए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 6-8 से ही और जानते भी हैं।
जिससे बीज पद को तोड़ते हैं। देखो जिसमें क्या करते हैं हम लोग, बीज पद को तोड़ते हैं तो गुणनखंड विधि होता है। और इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, लेकिन इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे सिलेबस से ये कट गया था। जिसमें हमने पढ़ा गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र या सीधाचार सूत्र से हल करना। ये सूत्र होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे में 2a, 2a यही चीज़ होती है, ठीक है। और जो b² - 4ac होते हैं वो आपका d होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट विविधकर। तो उसका सूत्र होता है b² - 4ac, ये होता है विविधकर अर्थात डी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। विविधकर से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, तो मतलब जो हमारे द्विघात समीकरण 2 मूल आते हैं अल्फा बीटा के रूप में, उनकी प्रकृति क्या है, ये वास्तविक संख्या है कि अवास्तविक संख्या, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कैसे पता करेंगे प्रकृति क्या है। जब विविधकर मतलब b² - 4ac 0 से क्या हो बड़ा होगा, तब क्या होगा, तो जो मूल हम निकलेंगे वो भिन्न भिन्न निकलेंगे, मतलब अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे। जो अल्फ़ा बीटा के रूप में हमारा मान आता है वो क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, सेम नहीं रहेगा, मतलब अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे, ठीक है। कब आएगा, जब 0 से बड़ा होगा हमारा विविधकर तब। और बी पॉइंट दूसरा है, यदि हमारा विविधकर b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाता है तो जो मूल आएंगे हमारा समान मूल आएंगे। मतलब अगर एक मूल 5 आ गया तो दूसरा भी 5 आएगा, अगर -6 आएगा दूसरा भी -6 आएगा, तो मतलब समान मूल आएंगे। फिर इसके बाद तीसरा है b² - 4ac जब 0 से क्या होगा, छोटा होगा। जब 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक हल नहीं आएंगे। जब 0 छोटा आ जाएगा तो जो विविधकर हमारा आएगा वो माइनस में चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक हल नहीं होंगे, ठीक। अगला है समांतर श्रेणी अध्याय 5। समांतर श्रेणी मतलब होता है समान अंतर वाली श्रृंखला, ठीक है। एक ऐसा श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो। जैसे a है अपना, a में हमने d जोड़ दिया तो हो गया a + d, फिर a + d में हमने फिर d जोड़ दिया तो क्या हो गया a + 2d, फिर d जोड़ देंगे तो हो जाएगा a + 3d हो जाएगा। इस तरीके से जुड़ते जुड़ते अनंत तक जुड़ते चला जाएगा, a + n - 1 × d के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यही है। तो हम जानते हैं प्रथम पद जो होगा अपना a है, a को हम बोलते हैं प्रथम पद। इसके d मतलब सार्वअंतर, मतलब इन लोग का अंतर क्या है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए सिस्टम ये है कि जो दूसरे वाले में से पहला घटा दो या तीसरे वाले में से दूसरा घटा दो। तो हम दूसरे में से पहला घटा कर बताते हैं। जैसे a + d है, जब पहला वाला घटाएंगे a तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d, मतलब सर्वांतर कितना है हमारा, d आया, ठीक है। तो d अपना क्या सर्वांतर, मैंने बताया ना, दूसरे में से पहला घटा लो या तीसरे में से दूसरा घटा लो, चौथे में से तीसरा घटा लो, तो अपना सर्वांतर निकल आएगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा d ही बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सर्वांतर d होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है यनवा पद या अंतिम पद। यनवा पद या अंतिम पद ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अंतिम पद को an लिखिए या l लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो an या यलवा पद बराबर होता है सूत्र a + n - 1 × d होता है, ये सूत्र होता है। इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। n पदों का योगफल, अच्छा पद ज्ञात करने वाला था, ये पदों का योग, मतलब उनको जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे। तो इसका सूत्र होता है Sn = n/2 × 2a प्लस कोष्टक में n - 1 × d, ये अपना सूत्र होता है। जिससे क्या होगा कि हम बहुत सारे श्रृंखलाओं का हम योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको अंतिम पद मतलब an का हो या l, अंतिम पद दे दिया जाए और पहला पद दे दिया जाए तो आप उन दोनों को जोड़ के n/2 कर देंगे, आराम से वो सभी पद जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर चैप्टर जो है त्रिभुज बनना। इसमें 2 चीज़ें पढ़ना है, एक सर्वांगसम आकृति है और दूसरा है समरूप आकृति। तो ध्यान दीजिए, सर्वांगसम आकृतियाँ वह होती है जिनके आकार और साइज समान हो। मतलब आकार मतलब अगर वह वृत्त है तो वृत्त ही अगला वाला 2 आकृति होनी चाहिए, अगर पहला वृत्त है दूसरा भी वृत्त होना चाहिए, तो वो इस तरीके का आकार जो होगी वृत्त टाइप का, तो आकार समान होना चाहिए। अगर वह त्रिभुज है तो दूसरा वाला भी त्रिभुज होना चाहिए, ये कह रहा है। तो जिनके आकार समान हो, मान लीजिए हमने त्रिभुज 2 ले लिए हैं, ये आकार सेम है, त्रिभुज है दोनों, ठीक है। इसका साइज जो होना चाहिए समान होना चाहिए। तो देखिए साइज भी देख लेते हैं, a से b तक जो साइज हो गया 2 इकाई, मान लीजिए सेंटीमीटर इकाई, मतलब कुछ भी सेंटीमीटर या जो भी मान लो। फिर AC जो है 5 है, फिर BC क्या है 4 है। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी AB क्या है 2 है, और इसमें जो है ये भी 5 है और 4 है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला त्रिभुज अगर इसके ऊपर रख देंगे तो पूरी तरीके से इस त्रिभुज को ढक लेगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, मतलब इसका जीरोक्स कॉपी ये है, मतलब डिक्टो कॉपी एकदम है। मतलब ये
सर्वांगसम आकृति का मतलब ये होता है कि इसकी तरह सेम दूसरा आकृति है, ठीक है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दे या इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो पूरी तरीके इन लोगों को ढक लेगा। ये होता है सर्वांगसम आकृति है। अब बात करते हैं समरूप आकृति है। ऐसी दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु साइज समान हो या न हो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आकार समान होना चाहिए। आकार अगर त्रिभुज है त्रिभुज होना चाहिए, अगर गोला है तो गोला होना चाहिए, अगर वर्ग है तो वर्ग ही रहना चाहिए दोनों आकृतियाँ, ठीक है। आकार ये चीज़ होगा, आकार समान होना चाहिए। अब देखिए आकार समान हो गया। अब ये कह रहा है साइज समान हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा आकृति है, ये छोटा आकृति है, तो इससे कोई फर्क नहीं होता, तब भी ये क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। जैसे इसमें साइज क्या है, 4, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 10 है, इसमें 5 है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया और ये बड़ा त्रिभुज हो गया। आकार सेम है लेकिन साइज़ क्या है, अलग अलग है, तब भी ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक। तो ये पॉइंट रहा। अब बी पॉइंट देखते हैं। चलिए बी पॉइंट जानने से पहले ये नोट जान लेते हैं, कुछ जानकारियाँ हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। जरूरी सही है, क्यों? क्योंकि सर्वांगसम मतलब ये होता है अगर कोई त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज सेम वैसा ही रहेगा, हाँ, इसमें आकृति आकार दोनों समान रहते हैं। और समरूप बोला है आकृति सेम रहना चाहिए, साइज समान हो या ना हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी सर्वांगसम आकृति होगी वो समरूप होगी। फिर इसके बाद बोला सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं, सही बात है। आकार दोनों में समान होता है, चाहे सर्वांगसम हो चाहे समरूप, लेकिन साइज़ अलग अलग होते हैं। मतलब साइज समान होता है सर्वांगसम में और इसमें साइज समान नहीं होता, तो जब साइज समान नहीं होगा तो सर्वांगसम नहीं होगी, ठीक। फिर इसके बाद है सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त मतलब ये वृत्त आकार में समान होता है, साइज कुछ भी हो, चाहे वृत्त एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए, तभी वृत्त ही वृत्त ही रहेंगे। आकार मतलब आकार वृत्त का है तो वृत्त ही है, और उसका जो साइज होगा उससे लेन देन नहीं रहता, तो मतलब सभी वृत्त समरूप होते हैं। और सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग आप जानते हैं जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री को होता है, तो बड़ा हो या छोटा हो वर्ग तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आकृतियाँ एक जैसी दिखनी चाहिए, तो समरूप होती हैं, ठीक है। और सभी दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिनकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हों, वो क्या होती है, बनी समरूप आकृति है। समरूप आकृति इसलिए होती है कि उनकी आकार क्या होता है, समान होता है, और इसमें इसकी साइज भी साइज समान हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये चीज़ें। अब भी पॉइंट जानते हैं समरूपता। देखिए समरूपता का नियम है, पहला हमने ए पढ़ चुका है, अब बी पढ़ेंगे। बी क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं, यदि उनकी भुजाओं जो संख्या हो समान होनी चाहिए तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दो बहुभुज जिनकी क्या हो, भुजाओं की संख्या समान हो, वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो समरूप होते हैं, उनका कंडीशन ये है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हों। अच्छा देखिए समान संख्या मतलब कैसे, मान लीजिए त्रिभुज है तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ है, 3 भुजा है इसमें, लेकिन अगर कहोगे चतुर्भुज 4 भुजा हो जाए तो समरूप नहीं होंगे, ठीक। तो उनके होने का कंडीशन ये है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण मतलब जैसे ए इधर ए कोण है तो इस साइड जिस साइड ये है उसी साइड दूसरे त्रिभुज में भी ये कोण अगर बराबर हैं, और इसी ही संगत कोण बोलते हैं। ए बी है तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और कोण सी का संगत कोण आर हो जाएगा। मतलब एक ही तरफ बना रहना चाहिए कोण, ये चीज़ें। तो यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती कह सकते हो आप, तो एक ही अनुपात में हो तो क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। मतलब ये त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर हो ए सी बटे पी आर के और बी सी क्यू आर के, ठीक है। मतलब ये वाला भुजा का अनुपात इससे और इस भुजा का अनुपात इससे और ये वाले भुजा का अनुपात इस भुजा से हो, और ये तीनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या हो जाएंगे, ये समरूप सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। ये तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुजों की समरूपता। देखिए त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करने का प्रमेय है, तो प्रमेय पहला है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे बोलते हैं बीपीटी, मतलब बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम। ये चीज़ इसे अक्सर लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय नाम बहुत फेमस है, और इसे ये पढ़ना होता है हमें कहाँ, प्रमेय 6.1 में। तो देखिए पहला प्रमेय ये है थेल्स प्रमेय,
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर, मतलब मैं मान लेता इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, तो भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो जो अन्य दो भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका हम डायग्राम नेक्स्ट पेज पे छापे चित्र बनाए हैं, तो उसको देखते तो तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए ये हमने ये चित्र छापा हुआ है। तो देखिए थेल्स प्रमेय में क्या कह रहा है कि इस तरीके से कोई अपना त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, कह रहा है कि किसी एक भुजा के समांतर, मैं मान लेता हूँ ये BC भुजा है, इसके समांतर हमने MN रेखा और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु मतलब M और N बिंदु पर प्रतिच्छेद कराया। ठीक है, तो MN रेखा हमने क्या कि M बिंदु N बिंदु प्रतिच्छेद करा के और इसके समांतर हमने रेखा खींचा। इसके समांतर जब इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो इनका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है थेल्स प्रमेय कि AM बटे MB का अनुपात मतलब AM बटे MB का अनुपात, उसी तरीके से AN बटे NC का अनुपात, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थेल्स प्रमेय है। ठीक, इसके बाद B नंबर क्या है, प्रमेय 6.2, इसमें है थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब इसका उल्टा। अभी क्या हुआ था, इसमें हमने एक रेखा खींचा इसके समांतर तो इनका अनुपात बराबर हो गया। अब इसमें क्या होगा, अनुपात दिया रहेगा और ये चीज़ें समांतर हो जाएंगी। देखिए पढ़ते हैं, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए चित्र अगले पेज छापे हैं उसको देखते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि त्रिभुज है जिसको क्या किया है, एक ही अनुपात में विभाजित किया है, मतलब PM बटे MQ और PN बटे NR अगर आपको दिया है तो आप कह सकते हैं कि जो MN रेखा है और QR ये क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो मतलब MN रेखा जो MN रेखा होगा वो QR के समांतर होगा। ये हमें सिद्ध करना, मतलब ये सिद्ध हो जाएगा जब इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। तब जब इनका अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये जो रेखा होगी ये समांतर सिद्ध हो जाएगी। ठीक, ये प्रमेय थेल्स प्रमेय का विलोम था। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी आप लोग जानते हैं, समरूपता किसे कहते हैं, समरूप है ना, आकार समान हो साइज समान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समरूपता कसौटी पढ़ेंगे। तो देखिए 3 प्रकार कसौटियाँ हैं। पहला है ट्रिपल A या डबल A कह सकते हैं, प्रमेय 6.3 में आता है, और ट्रिपल S जिसे प्रमेय 6.4 में पढ़ते हैं हम लोग, और साइड एंगल साइड SS प्रमेय 6.5 ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रिपल A मतलब ट्रिपल एंगल जो है उसको पढ़ेंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं। इसे समरूपता कसौटी ट्रिपल A या डबल A भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि यदि दो त्रिभुज हैं, है ना, दो त्रिभुजों के संगत कोण हमने बता दिया आपको, मतलब A वाले कोण का संगत कोण P होगा और कोण B का संगत कोण Q होगा और कोण C का संगत कोण R होगा। तो कह रहा अगर इनके सभी का संगत कोण क्या है, यदि बराबर है तो ये समरूप सिद्ध हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो कोण A का संगत कोण है कोण P और कोण B का कोण Q है ना, कोण C का कोण R। अगर ये चीज़ें क्या हैं, तीनों एंगल क्या हैं, बराबर है दूसरे त्रिभुज से, संगत कोण इनका बराबर है, इसका इससे बराबर है और इसका इससे बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जो AB का अनुपात है वो PQ के अनुपात AB और PQ का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AC बटे PR के अनुपात के, और BC और QR के अनुपात के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि AB बटे PQ बराबर होगा AC बटे PR और बराबर होगा BC बटे QR। इस चीज़ के मतलब इन सभी का अनुपात, इन सभी भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे तो उनके संगत अनुपात भी बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। ठीक, प्रमेय नंबर है 2 SS ट्रिपल साइड। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसे समरूपता कसौटी
ट्रिपल एस कहते हैं। ठीक है, तो समझिए त्रिभुजों में संगत भुजा है। संगत भुजा मतलब ये ए बी का जो संगत भुजा होगा वो पी क्यू होगा, मतलब ये भुजा इस साइड है तो इस साइड का भुजा ये होगा। ठीक है, उसी तरीके से ए सी का जो संगत भुजा होगा वो पी आर होगा, और बी सी का जो संगत भुजा होगा वो क्यू आर होगा। ठीक है, अगर ये तीनों क्या हैं, तीनों का अनुपात अगर आपस में बराबर होगा, है ना, इन तीनों भुजाओं का अनुपात अगर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इनका जो संगत कोण होगा, कोण ए और कोण पी और कोण बी, कोण क्यू और कोण सी और कोण आर, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाएगा ये दोनों क्या हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। ठीक, तीसरा प्रमेय है यह साइड एंगल साइड, है ना, कह रहा है यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। देखिए इसका कहने का मतलब ये है संगत कोण, कोई भी एक कोण क्या हो, संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कोण ए जो है कोण संगत कोण कोण पी क्यू बराबर है, और इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब अगर ए बी भुजा उठाते हैं तो इस साइड का ये वाला भुजा आना चाहिए, और ए बी सी भुजा ये वाला, मतलब जो कोण होना चाहिए बीच में, दोनों भुजाओं के बीच में कोण आना चाहिए, जो भी कोण क्योंकि अंतर्गत कर रहा है। तो अगर ये चीज़ें हमको दिया है, दो भुजाएं का अनुपात हमें दिया है और उनके बीच के मतलब अंतर्गत करने वाले कोण अगर हमको दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आकृतियाँ हम समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें दिखाया गया है ए बी का अनुपात पी क्यू से, इसका अनुपात पी क्यू से, और ए सी का अनुपात पी आर से यहाँ पे बताया गया। ठीक है, फिर इनके बीच का कोण ए और पी अगर हमें दिया है तो ये त्रिभुज जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट पर में आता है 6.6 जो बहुविकल्पी के लिए बताएंगे कि ये हमारे सिलेबस में कर चुका है। ठीक है, तो बहुविकल्पी के लिए जान लीजिए, बहुविकल्पी के लिए देखिए कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यदि ये और ये त्रिभुज अगर समरूप हैं, फिर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम निकालेंगे, तो मैं मान लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी का क्षेत्रफल फिर पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, तो इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगी, है ना। तो संगत भुजाएं कौन है, ए बी का पी क्यू से, ए बी और पी क्यू का अनुपात, और ए सी का पी आर से और बी सी का क्यू आर से, इन सभी का वर्ग इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर होगा त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपात। ठीक, ये चीज़ें थी। चलिए अगला चैप्टर चलते हैं। 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए यक्ष निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज, अब शिक्षा बोलते हैं, और वाई के निर्देशांक को कोटि ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। दूरी सूत्र, ये बहुत बढ़िया फार्मूला है जो काम देता है बहुत ज़्यादा। जैसे कोई बिंदु है पी क्यू है ना, कोई बिंदु है पी और पी से दूरी है क्यू की बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो पी का निर्देशांक x1 y1 दिया है और क्यू का निर्देशांक x2 y2 दिया है, तो क्या करें, इन दोनों के निर्देशांकों से हम आराम से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र है, पी क्यू का सूत्र है x2 माइनस x1 का वर्ग, है ना, माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बस ये सूत्र याद कर लेंगे तो दूरी सूत्र आराम से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद है तीसरा विभाजन का विभाजन या खंड सूत्र, चाहे विभाजन बोल दीजिए या खंड बोल दीजिए एक ही बात है, खंड सूत्र है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पी और क्यू है ना, एक रेखा है पी क्यू तक, और इसको क्या किया हमने, दो टुकड़ों में कर दिया, और जो जहाँ से हमने इसको दो टुकड़ा किया उसका नाम रख दिया आर पॉइंट। ठीक है, और उसको हमने इस अनुपात में बांट दिया, इसको मैंने यम अनुपात 1 में बांटा है, इसको यम 2 अनुपात में बांट दिया है। ठीक है, 2 अनुपात में बांट दिया, मतलब एक कम एक ज़्यादा ऐसे बांट दिया है। तो उसका निर्देशांक दिया पी का और क्यू का निर्देशांक दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस आर का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये हमारे सूत्र जो कि सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं आर का निर्देशांक। ठीक है, तो आर बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यम1 का गुणा यम2, देखो यम1 का जो गुणा होगा x2 में करेंगे, फिर यम2 का गुणा x1 करेंगे। ठीक है, तो यम1 इंटू x2 प्लस यम2 इंटू x1, और इन दोनों के अनुपातों को आपस में जोड़ देंगे बटे में करके। ठीक है, हमने यहाँ जोड़ दिया है। फिर इसी तरीके से यम2 का जो गुणा होगा वो किस में होगा, y1 में, और यम1 का जो गुणा होगा y2 में होगा।
तो देखिए m1 का गुणा y2 में किया है हमने, फिर m2 का y1 में करके जोड़ दिए हैं, फिर बटे में m1 प्लस m2 निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, r का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक। चौथा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए P और Q बिंदु हैं, इनको मिला गया और बीचों बीच P और Q के बीचों बीच हमने क्या किया, इनको आधा कर दिया। ठीक है। तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, बीचों बीच एक बिंदु है जिसका नाम है R, इसका निर्देशांक निकालना हो तो क्या करेंगे, तो x वाले का जो है, x वाले को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, फिर y वाले निर्देशांक को जोड़ के आधा कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, R बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। ठीक। अब बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी हो तो क्या करोगे, P बिंदु से अगर दूरी हो तो क्या करोगे, अगर मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु हमारा ये है और P ये है, तो इनकी बीच की दूरी अगर हमें निकालना है मूल बिंदु से यहाँ तक, तो क्या होगा, देखिए x में से 0 घटा देंगे, फिर y में से 0 घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जो हमने पहले पढ़ा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हमने दूरी सूत्र में पढ़ा ना, ये चीज़ें वही सेम चीज़ें हैं। इसमें बस 0 0 हो जाता है, तो क्या होगा, एक x और y का मान 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x y बचेगा, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग, वो भी रूट में। इससे क्या करेंगे हम लोग, मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे कोई सी भी बिंदु का। ठीक। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर का रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। चलो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हों, A B C है ना, तो A का निर्देशांक A और B का निर्देशांक A, C का निर्देशांक A अगर दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये है कि 1/2 फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से इस फार्मूले को रख के हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। याद करने का तरीका ये है कि 1/2, पहले इसको याद कर लीजिए, x1 लिखिए, 1 के बाद क्या आता है 2, तो जो कोष्टक में लिखेंगे वो y वाला लिखेंगे, तो y2 माइनस y3 लिख देंगे, फिर प्लस इसके बाद हमने x1 लिया था, अब x2 लेंगे, अब x2 लिखेंगे, तो x2 के बाद क्या आता है 3, तो y वाला कोष्टक के अंदर लिखेंगे y3 माइनस 3 के बाद 1 आएगा क्योंकि 3 ही तक हैं, इसके बाद y1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो x2 लिए थे, अब x3 ले लेंगे, और 3 के बाद क्या होगा, लास्ट है 3, तो 1 आएगा, तो y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक। तो कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे A B C 3 बिंदु है, एक रेखा है जिसपे 3 बिंदु हैं, एक A है, एक B है, एक C है। ठीक है। यदि तीनों बिंदु एक सीध में हों या एक ही रेखा पर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। सही बात है। अगर मान लीजिए एक सीधी रेखा है तो इसका त्रिभुज बन नहीं रहा है, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए जब 3 बिंदु हैं और भी तीनों क्या हैं, एक ही सीधी रेखा में, अगर इस तरीके से होती ए बी सी एक सीधी नहीं होती तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता, लेकिन एक सीधी रेखा में है तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है, यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो वह त्रिभुज होता है ना। तो सभी लोग जानते हैं, कक्षा 6-8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है ना, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, उनका 2 भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहता है। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो त्रिभुज होता है। तो ए बी प्लस बी सी भुजा को जोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएंगे ए सी भुजा से। मान लीजिए ये भुजा है अपना, है ना, इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये है त्रिभुज की पहचान। अब हम जानेंगे समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है, मतलब समान दूरी। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी। ठीक है। जैसे ये पी बिंदु है, ए से पी की जो दूरी है वो बी और पी की दूरी के बराबर है ना। तो मतलब ए से जितनी ए की दूरी जितनी पी तक है उतना ही दूरी पी से बी तक है, यानी बी से पी तक है। ठीक है। तो इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए पी बराबर बी पी। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब जानते हैं संरेख। संरेख मतलब होता है एक सीधी रेखा जिस पर 3 बिंदु स्थित हैं। ठीक है। एक सीधी रेखा होनी चाहिए जिस पे क्या होना चाहिए, एक 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु क्या हो स्थित हो, वो संरेख होता है। और संरेखता होने की क्या पहचान है कि जो ए बी की दूरी है ये और जो बी सी की दूरी है ये, इन दोनों को जोड़ के पूरी दूरी मतलब ए सी के बराबर अगर आ जाए तो ये संरेख हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है,
ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाए, पूरी दूरी बराबर हो जाता है तो सररेख हो जाती है। ठीक, कुछ जानकारी के लिए हैं। पहला, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक जीरो और a होता है। तो कब होगा? यदि y अक्ष पर हो, यदि कोई बिंदु y अक्ष, मतलब इस तरीके से अक्ष होते हैं ना, ये y वाला होता है, ये x वाला। अगर इस पर कोई बिंदु है ना, इस पर कोई बिंदु है तो यहाँ पर y का मान तो निकल आएगा, लेकिन x का तो नहीं निकलेगा, क्योंकि x तो यहाँ चलना प्रारंभ ही नहीं किया है ना। तो y जो x का मान होगा वो शून्य हो जाएगा, और y का a, कोई बिंदु एक मतलब कोई भी मान हो सकता है। फिर इसके बाद बोला, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक a और शून्य होता है। जब इस तरीके से हमारा है ना ग्राफ होगा और इस पर x अक्ष पर कोई बिंदु होगा और y चलना प्रारंभ नहीं करेगा, तो x का मान होगा, x का वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू नहीं होगा, अर्थात y जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। 9 नंबर है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय मतलब पढ़ेंगे पहले हम अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात। अनुपात में क्या होता है? एक त्रिभुज होता है ना, जिसमें उसका नाम होता है ए बी सी, ये नाम होते हैं। और एक तरफ कोण होता है, हम मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, और जो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने वाला होता है कर्ण होता है। ये आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो इनका अनुपात जब निकालेंगे हम लोग क्या होता है, तो साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा का लंब बट्टे आधार, और कॉसेक का यही साइन थीटा का उल्टा कर दो बस, कर्ण बटे लंब से, और कॉस का उल्टा कर दो, उससे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और tan का उल्टा आधार बटे लंब। ये चीज़ आप लोगों ने याद करने के लिए जो फार्मूला सीखा है स्कूल में, लाल बटे कक्का, इसी तरीके से याद। यल से क्या होता है लंब, और के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। ये चीज़ें आप लोग तो पता ही होगा, तो एक बार रिपीट मान लीजिए, इसे याद करने की ट्रिक थी। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी, है ना। तो देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, 6 हमारा है अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो इसका हम मान ज्ञात कैसे करते हैं? तो थीटा है क्या, 0 से 90 डिग्री तक थीटा है अपना, तो जिसमें से हमने 2 का लिखा है, बाकी इन दोनों के सहारे से आप tan, कॉट, सेक और कॉसेक निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इतना ही आपको बताता हूँ। साइन 0 अंश का मान होता है 0, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और 45 का मान होता है 1/√2, और 60 का मान होता है √3/2, 90 का मान होता है 1। बस इसका उल्टा कर दो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ से लिखना शुरू कर दो, हो जाएगा कॉस थीटा का मान। बाकी tan थीटा निकालना हो तो लिखेंगे आप लोग साइन 0 अंश और कॉस 0 अंश, हो जाएगा 0/1, अर्थात जब 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे 1 का, तो 0 आ जाएगा, तो tan 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो सूत्र है मज़ेदार है, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत बढ़िया सूत्र है, इसको लगाना जरूरी है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये चीज़ें। फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोग याद कर लीजिए। और tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा मतलब ये बस जस्ट उल्टा tan का, मतलब कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए, और साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो हम कॉसेक थीटा बराबर भी कर सकते हैं 1/sin थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जब गुणा होगा साइन टू कॉसेक थीटा होगा, तो कॉसेक को जब हम यहाँ रोक लेंगे तो ये गुणे में रह के चला जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। ये चीज़ें। अगला चौथा नंबर सूत्र है साइन 90 - थीटा। साइन 90 - थीटा जब डिफरेंस वाला हो 90 डिग्री वाला, तो क्या करोगे, तो साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस का साइन में चेंज होता है, tan का कॉट में, और कॉट का tan में, सेक का कॉसेक में, और कॉसेक का सेक में। इसलिए साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये दूसरे चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग इसको याद रख लीजिए कि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। नोट पॉइंट कुछ जान लेते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, उसमें जो ये कर्ण वाली भुजा होती है, ये भुजा, ये सबसे लंबी भुजा होती है। सही बात है, वो भी कल भी पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर बोल रहा है थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। सही बात, अगर थीटा का मान 0 है तो साइन 0 का मान 0 होगा। अगर साइन थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो साइन का मान 1/2 होगा। तो ये चीज़ें बढ़ती रहती है, 0 से 1/2 आ गया,
मतलब बढ़ता है, सही बात है। फिर इसके बाद थीटा में कमी करने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है। अच्छा, वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान बढ़ रहा था और कमी करने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है, सही बात है। कॉस थीटा और साइन थीटा 45 डिग्री पर बराबर होते हैं और 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। ये चीज़ें होती हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब कब 45 डिग्री पर। अब इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। जब विकल्प में पूछ ले कि अधिक होता है या नहीं, तो आप एक लगाएंगे सही का निशान कि ये कभी अधिक नहीं होता किससे, 1 से, ठीक है। जबकि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक होता है या 1 के बराबर होता है। मतलब जो हमारा सेक और कॉसेक थीटा का मान आएगा वो 1 के या तो बराबर होगा या तो 1 से अधिक होगा, ठीक है। ये चीज़ें। अगला चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे दृष्टि रेखा। देखिए दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा होती है। प्रेक्षक मतलब आदमी है कोई जो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है। तो आँख से अपने वस्तु को देखेगा, तो आँख से जो वस्तु देखेगा उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है दृष्टि रेखा होती है। जैसे ये आदमी है अपना कोई, है ना, ये क्या कर रहा है, एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है उसको देख रहा है, तो इसकी आँखों से सीधी रेखा जो वस्तु पर पड़ती है, ये सीधी रेखा जो होगी ये अपना क्या होता है, दृष्टि रेखा होती है, ठीक। और बाकी जो आँख से एक सीधी रेखा इधर जाती है क्षैतिज, उससे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसके बाद है उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते हैं तब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बना उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। देखिए जब किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाते हैं तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण उन्नयन कोण होता है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है और अपना सर उठा के यहाँ किसी वस्तु को देख रहा है, तो इस तरीके से जब ऊपर उठाएगा अपना सर उठा के देखेगा तो जो दृष्टि रेखा ऊपर बनेगी और क्षैतिज रेखा जो नीचे बनेगी। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से के बीच जो कोण बनेगा वो होता है उन्नयन कोण। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को झुकाते हैं तब उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण अवनमन कोण होता है। अगली बार हमने पढ़ा था सर को ऊपर उठाते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बना कोण उन्नयन कोण होता है, लेकिन इस बार क्या करना है, सिर को झुकाना है। सिर को झुकाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आदमी यहाँ पे है, उसको क्या कर रहा है, नीचे कोई वस्तु पड़ी है उसको सिर नीचे करके देख रहा है, ये ऊपर आदमी है वही वस्तु नीचे है, तो सर को झुका रहा है। झुकाएगा तो इसकी आँख से जो रेखा बनेगी वस्तु पर उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। वो और क्षैतिज जिसकी आँख से सीधी रेखा जाती है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो होता है अवनमन कोण होता है, ठीक। कुछ नोट पॉइंट है, जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी भी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु उसकी चाहे जितनी ऊंचाई हो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, या बहुत दूर स्थित हो वस्तु तो उसकी भी दूरी हम पता कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अगला चैप्टर है वृत्त। वृत्त में क्या है, जब कोई रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श मतलब टच करे तो वह स्पर्श रेखा होती है। तो ये अपना वृत्त है ना। और वृत्त से एक रेखा है क्या करे गुजर रही है, तो ये पी बिंदु पर टच कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। जो ए बी रेखा होगी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर टच की है तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। दूसरा है जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो अपना एक वृत्त है जिस पे क्या है ए बी एक रेखा है जो क्या कर रही है, वृत्त पर पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसने दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, इसीलिए इसका नाम हो गया छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। जबकि इसने क्या किया था, एक बिंदु पर टच किया था इसलिए इसी स्पर्श रेखा हो गया था, ठीक है। और एक बिंदु पर टच किया है, जहाँ पर टच किया वो होता है स्पर्श बिंदु और ये हो जाएगा स्पर्श रेखा हो जाएगी। तीसरा है जब किसी भी बिंदु को स्पर्श या प्रतिच्छेद न करे तो अप्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब वृत्त को है ना, जब वृत्त को कोई रेखा प्रतिच्छेद न करे या टच न करे, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे टच न करे मतलब इससे दूर हो तो क्या होता है, वो अप्रतिच्छेदी रेखा होती है। मतलब जब टच ही नहीं करेगा, जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, ठीक है। फिर वह चौथा पॉइंट है एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है,
लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम सभी लोग जानते हैं जो वृत्त अपना बनता है वो कई करोड़ों लाखों बिंदुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो करोड़ों लाखों बिंदुओं से मिलकर बनता है और जो स्पर्श बिंदु होता है एक ही बिंदु को टच करता है ना, एक बिंदु पर टच करेगा तो तब स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो ये हमारा जो वृत्त बना है लाखों करोड़ों बिंदुओं से मिलकर बना है, तो लाखों करोड़ों बिंदुओं को टच करेगा हमारा रेखा, तो लाखों करोड़ों स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। तो लाखों करोड़ों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, मतलब कहने का मतलब है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त पर, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तभी तो स्पर्श रेखा होगी, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, ठीक। 6 पॉइंट है एक वृत्त को दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त है ना, एक वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना। तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये चीज़ याद रखिए कि बहुविकल्पी में पूछता है। एक ये भी रेखा है जो एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और इधर पी है स्पर्श कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, दो ही समांतर रेखाएं, चाहे इस साइड से खींच लीजिए चाहे इस साइड से, जब भी होगा स्पर्श रेखाएं दो समांतर स्पर्श ही रेखाएं होंगी, तो वो भी स्पर्श वाली। ये नहीं कि इस ऐसा खींच लो एक ऐसा खींच लो, दो टच करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। या आप इधर से खींच लीजिए एक बिंदु से, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये दो ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो ही स्पर्श रेखाएं वाली। 7वां पॉइंट ये है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो जो मान लीजिए पी क्यू एक रेखा है और यहाँ पे कोई बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, तो मान लीजिए मैं मान लेता आर, तो इस आर को बोलते हैं स्पर्श बिंदु और इस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु ये, और ये होता है उभयनिष्ठ, इस रेखा पर भी है और इस वृत्त पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है प्रमेय आ जाता है। तो प्रमेय है 10.1। 10.1 कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कह रहा है जो वृत्त है अपना, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा ये है और यहाँ से जो त्रिज्या है, त्रिज्या पर जो लंब होता है त्रिज्या, है ना, केंद्र से बिंदु से जाने वाली, तो जो ये लंब होता है, ये लंब बता रहा है कि लंब होता है। क्योंकि आप लोगों ने इस प्रमेय को सिद्ध किया होगा, है ना, कई बार, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसमें बोला है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो जो स्पर्श रेखा अपनी ये है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या ये क्या होती है, 9 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाती है, ठीक है। ये 9 डिग्री कोण बनाती है, ये है प्रमेय 10.1 कहता है। फिर प्रमेय 10.2 क्या कहता है, वाह बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई रेखा दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। तो कोई वृत्त है और बाहर से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक है पी ए है और एक है पी बी है, तो इनकी जो लंबाइयाँ होगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं पी ए बराबर पी बी, तो पी ए बराबर पी बी हम कह सकते हैं, ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें से आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और वृत्त का व्यास होता है 2 आर, या वृत्त की त्रिज्या होती है d/2। ये चीज़ें आपको पता ही होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु त्रिज्यखंड इसे कहते हैं, जैसे कोई वृत्त है, वृत्त का हल्का सा ये हिस्सा है ना, जो ये हल्का सा ये हिस्सा है ये काट लेते हैं, यही चीज़ होता है अपना त्रिज्यखंड हो जाता है, ठीक है। ये छोटा हिस्सा है इसलिए इसका नाम है लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा हिस्सा है इसलिए इसका नाम होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होगा, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, इस एरिया का लघु त्रिज्यखंड है ये। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो इस एरिया का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, जिसे लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद है लघु वृत्त खंड की परिधि या संगत चाप की लंबाई। तो जो इस तरीके से हमारा जो बना था, है ना, तो इसकी जो ये त्रिज्यखंड बना था ये, इसमें जो ये चीज़ें हैं ये परिधि, इसकी लंबाई ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, वृत्त का क्षेत्रफल से गुणा किया था। हमें क्या करना है, इसका हमें ज्ञात करना है परिधि,
है ना। लंबाई इसका ज्ञात करना है चाप की, तो क्या करेंगे हम परिधि से गुणा कर देंगे। तो थीटा बटे 360 गुणे 2πr। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखते थे, और जब लंबाई ज्ञात करना होगा परिधि का संगत चाप की, तो क्या करेंगे परिधि के सूत्र से हम गुणा कर देंगे, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। अब बात आती है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 360 माइनस थीटा बटे 360। 360 में से थीटा जो डिग्री मान रहेगा उसको घटा के 360 से भाग देंगे, गुणे πr² से गुणा कर देंगे। इसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे 2πr। परिधि से गुणा कर देंगे, उसकी दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेगमेंट। वृत्तखंड मतलब जैसे कि एक वृत्त है ना, वृत्त को ऐसे काट दिए तो 2 भाग हो गए, यही होता है वृत्तखंड, है ना। लेकिन अगर आप इस तरीके से बांटते हैं, इस एक छोटा एक बड़ा, जिसे लघु वृत्तखंड बोलेंगे, इसे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो ये छोटा सा है, ये जिसे हमने यहाँ पे रेड किया है, ये वाला एरिया ये है लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, और जबकि ये वाला क्या है अपना, ये दीर्घ है। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज AOB, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसे लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से, मतलब इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसको घटा देंगे, तो हमारा ये पूरा बड़ा वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, सी पॉइंट है, कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो, है ना। जब वृत्तखंड बनता है तो इसमें जब इस तरीके से बनते हैं और यहाँ पे कुछ कोण बनता है, त्रिभुज बनता है, तो कोई त्रिभुज समकोण बनता है, कोई समबाहु त्रिभुज बनता है। तो उसमें अगर समकोण बनता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र हमेशा याद रखना। इसके बाद है लास्ट, समबाहु त्रिभुज अगर बन जाता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये चीज़ें हैं। अगला चैप्टर है 12 नंबर, बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखिए पृष्ठीय मतलब होता है कि सतह जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब ऊपर का हिस्सा जिसे हमें छू सके, वो होता है पृष्ठीय। और क्षेत्रफल मतलब जिसमें क्या होता है, लंबाइयाँ हो और चौड़ाइयाँ हो, लंबाई और चौड़ाई जिसमें होती है वो क्षेत्रफल होता है। आयतन मतलब होता है किसी गिलास में कितना पानी आएगा, वह आयतन होता है। ठीक है, ये चीज़। अब जानते हैं घन मतलब क्यूब का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए क्यूब घन माने भुजा की लंबाई जो होगी ए होगी। अगर इसकी ये चौड़ाई ए है तो लंबाई भी क्या होगी, ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी, लंबाई भी ए होगी, सब बराबर होते हैं घन में। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। 4a² मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो ऊपर का होता है, ऊपर और नीचे का जो क्षेत्रफल होता है उसे ज्ञात नहीं किया जाता है। जो ऊपर का जो क्षेत्रफल होता है और जो नीचे का क्षेत्रफल है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात नहीं करते हैं, मतलब उसको नहीं लेते हैं क्षेत्रफल में, बल्कि इस साइड का, पीछे का, इस साइड का चारों दिशाओं का क्षेत्रफल लेते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। इसीलिए जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a² होगा। फिर आयतन मतलब इसमें क्या, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो अगर इसमें पानी डाल रहे हैं इसमें, तो कितना पानी आएगा, कितना ऊंचाई आएगी, ऊंचाई तक पानी आएगी, तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हालांकि इसमें क्या है, ए ही है, सब ऊंचाई लंबाई सब बराबर है, तो ए का 3 बार गुणा कर देंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे, 6a² होता है। कैसे, तब इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगला 4a² था, 2 और जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 6a² हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा है घनाभ। घनाभ क्या है, माना लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। इस तरीके घनाभ है, ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई है, दिया है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो इसका ऊपर का नीचे का हिस्सा लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात करेंगे, तो उसका सूत्र होता है 2 गुणे में चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऊपर की लंबाई चौड़ाई और नीचे की लंबाई चौड़ाई भी जोड़ देते हैं। तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई,
ये चीज़ होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसको ज्ञात करना है तो। इसके बाद आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये चीज़ें, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई सब तीनों आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है इसका आयतन। इसके बाद आता है तीसरा नंबर बेलन। बेलन में अगर माना जाए ये बेलन है, अगर हम मान लेते त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो ध्यान दीजिए जो r होगा या त्रिज्या होगा और जो ऊंचाई होगी इसकी वो h होगी, हमने मान लिया है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र मतलब गोला घुमाव वाला, ये जो घूमता है ना इस तरीके से, है ना, इसका क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद कर लीजिए आप लोग। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल और उसके नीचे पेदी का क्षेत्रफल टोटल करके काउंट करके हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है 2πr कोष्ठक में h + r हो जाएगा। और इसका आयतन क्या होगा, इसका नीचे का जो क्षेत्रफल बनेगा वो वृत्त टाइप का है, तो πr² ऊंचाई कैसे गुणा कर देंगे, तो πr² × h, तो ये क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल। इसके बाद है शंकु क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई हमने l मान रखा है। ये तिर्यक ऊंचाई है सीढ़ी आकार का, तो l तिर्यक ऊंचाई है, सीधी वाली ऊंचाई h, और यहाँ जो त्रिज्या होगी वो r हमने मान रखा है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × l + r होता है। फिर इसका आयतन जो होता है 1/3πr² होता है, मतलब बेलन का 1/3 होता है, तो वही लिखा है 1/3πr²। और इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर ज्ञात करना हो ये वाला, तो क्या करेंगे, तो r² + h² का वर्ग करके जोड़ दो, तो आ जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। पांचवा है गोला। ये गोला है अपना, है ना, तो वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², क्योंकि चारों साइड से गोला है इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। और इसका आयतन होता है 4/3πr³ होता है। फिर इसके बाद है अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², क्योंकि ये पूरा था, इसका आधा होता है 2πr², क्योंकि आधा है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका आधा का क्षेत्रफल होता है 2πr², जो ये बच गया वृत्त इसका होता है πr², तो 2πr² + πr² जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3πr² हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद इसका आयतन होता है 2/3πr³ होता है अर्धगोले का आयतन। इसके बाद आता है 13 नंबर सांख्यिकी। जिसमें हमें पढ़ना क्या है कि माध्य पढ़ना है, जिसमें क्या क्या है प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालना, और दूसरा है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित विधि है, एक पग विचलन विधि है, ठीक है। तो पहले दो को जान लेते, सूत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है σ fi × xi बटे में σ fi, जहाँ पे x क्या है आंकड़े हैं और f जो होगा बारंबारता है, और जो हाँ ये i है वो नंबर को दर्शाता है, ठीक है, नंबर की कौन से नंबर की बारंबारता है या कौन से नंबर की आंकड़े हैं। और उसके बाद कल्पित माध्य विधि क्या है, इसका सूत्र होता है a + σ fi × di और बटे में σ fi, ठीक है। जो d होता है क्या होता है आंकड़े में से उसी में x में ही किसी को हम a मान लेते हैं, ठीक है, किसी अंक को a मान लेंगे, उसी में से हम x में से हम घटाते चले जाते हैं, वो अपना d होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। और ये मतलब होता है कल्पित माध्य, ठीक है, किसी कल्पित माध्य मान लेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे किसी x वाले आंकड़े में किसी को a मान लेंगे और उसको एज्यूम करके x में से घटाते चले जाएंगे, तो होता है कल्पित माध्य, ठीक। इसके बाद तीसरा है पग विचलन विधि। इसका सूत्र होता है a + σ fi × ui बटे में σ fi × में h, है ना, ये सूत्र होता है, जहाँ पे h क्या होता है वर्ग अंतराल होता है, और जो u होता है क्या होता है x - a बटे h या d बटे h कह सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं, नहीं है, ये सूत्र है अपना। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बहुलक। बहुलक का सूत्र होता है l + f1 - f0 बटे में 2f1 - f0 - f2 × h, ये सूत्र होता है बहुलक का। देखिए l जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, और h जो होता है वर्ग अंतराल होता है, f1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है। तो f0 जो होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वर्ग की बारंबारता होती है। क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप लोग को याद होगा, और एक बार और रिवीजन कर लीजिए इसे। तीसरा है माध्यक या मध्यिका, आप चाहे माध्यक कहिए या मध्यिका कहिए। इसका सूत्र होता है l + कोष्ठक में n/2 - cf
बटे में एफ इंटू एच, ठीक है। जहाँ पे एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, और सिग्मा एफ एन प्रेक्षणों की संख्या होती है। जैसे हम जो सिग्मा एफ आता है ना, वो पूरा काउंटिंग करते हैं, वही उसे बोलते हैं प्रेक्षणों की संख्या। फिर सी एफ जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है, जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। और एफ होता है अपना माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच जो होता है वर्ग अंतराल होता है, ठीक। ये चीज़ें हैं। और इसके बाद नोट में आप लोग जान लीजिए, बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि तीन मतलब कि पूछ लेगा तो माध्यक, बहुलक और माध्य में क्या संबंध होते हैं। अगर पूछ लेगा संबंध बताने के लिए माध्यक, बहुलक और माध्य में, तो क्या बताएंगे, 3 माध्यक बराबर होता है 2 बहुलक प्लस 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है 14 नंबर, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है। देखिए प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। जिसको आप निकालना चाहते हैं, जिसकी प्रायिकता निकालना चाहते हैं उसको ऊपर करिए, और कुल कितने परिणाम है उसको नीचे ले दीजिए, उससे क्या होगा, आप प्रायिकता निकाल लेंगे। देखिए जो प्रायिकता होता है क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। जो प्रायिकता आती है 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रायिकता जो अपना प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी, वो 0 के या तो 0 आ सकता है ना, या 0 से बड़ा होगा। जो प्रायिकता आएगा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा। ये होती है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अच्छा, किसी घटना के होने तथा न होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे कोई पूछ लिया किसी घटना के होने तथा न होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ध्यान दीजिए होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस न होने की प्रायिकता, या आप कह सकते हैं न होने की प्रायिकता बराबर होता है होने की प्रायिकता -1, इस तरीके से। तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा है प्रोबेबिलिटी या इवेंट, प्रोबेबिलिटी डैश इवेंट। मतलब इसका मतलब ये होता है होने की प्रायिकता, इसका होता है न होने की प्रायिकता। तो आप क्या करेंगे, पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।